राजकीय महाविद्यालय मावली के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज हम बीए थर्ड ईयर के इतिहास विषय के सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बीए थर्ड ईयर का इतिहास विषय का सेकंड पेपर जो है वो पश्चिमी संसार के इतिहास से संबंधित है। पश्चिमी संसार यानी कि यूरोप का इतिहास। यह 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के मध्य तक आपको पढ़ना है। तो जब हम यूरोप के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि इस पेपर के पाठ्यक्रम की शुरुआत 15वीं शताब्दी के मध्य से ही हो रही है। तो सबसे पहले तो आइए हम इस बारे में समझ लेते हैं कि 15वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में या कहीं पश्चिमी संसार के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है। आइए सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। 15वीं सदी दरअसल यूरोप के इतिहास में आधुनिकता की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। 14वीं और 15वीं शताब्दियों को यूरोप के इतिहास में संक्रमण काल के तौर पर देखा जाता है। इन्हें संक्रमण काल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में एक तरीके से संक्रमण काल है। संक्रमण काल इसलिए है क्योंकि इस समय पर बहुत सारी मध्यकालीन संस्थाएं पतन की ओर जाती हैं और बहुत सारी आधुनिक संस्थाएं उदय की ओर अग्रसर होती हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि सामंतवाद हो गया, जैसे कि गिल्ड व्यवस्था हो गई, या फिर विश्वव्यापी धर्म की अवधारणा हो गई, ये सभी जो मध्यकालीन अवधारणाएं थी वो इस समय पर पतनशील होने लगती हैं और उनकी जगह लेने लगती हैं बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिन्हें हम आधुनिकता का परिचायक मानते हैं, जैसे कि मध्यम वर्ग का उदय, वाणिज्य व्यापार का उदय, शहरों का उदय, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, ये सभी आधुनिकता की परिचायक हैं और 14वीं और 15वीं शताब्दी में इनका उदय होने लगता है। इस वजह से 14वीं और 15वीं सदी को मध्यकाल और आधुनिक काल इन दोनों के बीच एक संक्रमण काल के तौर पर देखा जाता है। 15वीं सदी मुख्यतया यूरोप के इतिहास में 4 मुख्य घटनाक्रमों से संबंधित है। ये चारों घटनाक्रम आपके इस पेपर के यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, इसलिए हमारे लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्योंकि ये आपके यूनिट 1 का पार्ट है तो इसलिए हम इन पर डिटेल में अलग से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि किस तरीके से इन परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के बारे में। सामंतवाद, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं, तो सामंतवाद का इस समय पे जो पतन हो रहा है, तो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति के क्षेत्र में उसका स्थान जो ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय राज्य। वो आपके सेकंड यूनिट का पार्ट है जो हम आगे चल करके देखने वाले हैं। दूसरा जो परिवर्तन इन संक्रमणकालीन परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है वो है भौगोलिक खोजें, यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की अगर हम बात करते हैं तो ये वही खोजें हैं जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, या वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए या दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए एक नए और वैकल्पिक सामुद्रिक मार्ग की खोज की है। तो इस तरीके से दुनिया के अनेक द्वीपों की खोजें इस समय यूरोपियंस के द्वारा की गई है। इन भौगोलिक खोजों के कारण व्यापार वाणिज्य जो है वो यूरोप के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया और इस व्यापार वाणिज्य के बढ़ने की वजह से वाणिज्यवाद यानी कि मर्केंटिलिज्म का दौर शुरू हुआ। और यही चीजें आगे चल करके हम देखेंगे कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से रूपांतरित होने लगती हैं। इन बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों की वजह से ही 15वीं सदी को हम यूरोप के द्वारा आधुनिकता की ओर बढ़ाया गया कदम मानते हैं। तीसरा जो परिवर्तन हम इस वक्त देखते हैं वो है पुनर्जागरण काल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुनः जागरण यानी कि फिर से जागना। एक तरीके से ऐसा कहा गया कि मध्यकाल में यूरोप एक तरीके से नींद में सो गया था, तो पुनर्जागरण के द्वारा वह वापस से जागा। तर्क पर, विवेक पर, इन पर, लॉजिक पर बहुत ज्यादा बल पुनर्जागरण काल में दिया गया। चौथा जो परिवर्तन है इस वक्त का वो है धर्म सुधार आंदोलन। यहाँ पर ईसाई धर्म के सुधार की बात की जा रही है।
धर्म सुधार आंदोलनों की वजह से ईसाई धर्म जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों शाखाओं में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 15वीं सदी जो है वो इन मेजर चेंजेस की वजह से आधुनिकता की ओर बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस 15वीं सदी से ही हमारे पाठ्यक्रम की सेकंड पेपर की शुरुआत हो रही है। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। आपका जो पेपर सेकंड ए है, वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे नाम दिया गया, यानी कि पश्चिमी संसार, जो कि मध्य 15वीं शताब्दी से लेकर के आपको मध्य 19वीं शताब्दी तक पढ़ना है। इसका जो यूनिट 1 है, जैसे कि हमने बात की अभी, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद के पतन, और राइज ऑफ द मॉडर्न एरा यानी कि आधुनिक युग के आगमन के साथ जुड़ा हुआ है। जो अगले चैप्टर्स इसमें आपके लिस्टेड है वो है रिनासा यानी कि पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार आंदोलन, और मर्केंटिलिज्म यानी कि वाणिज्यवाद। आपका यूनिट सेकंड भी इसी तरीके के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और यूनिट सेकंड में हमें मुख्य तौर पर इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट यानी कि राष्ट्रीय राज्यों के उदय के बारे में पढ़ाई करनी है। तो जब हमने बात कर ली है कि हम शुरुआत जो हमारे पेपर की हो रही है वो हो रही है डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद के पतन के बारे में। लेकिन सामंतवाद के पतन को समझने से पहले हमें इसके उदय यानी कि इसका ओरिजिन और इसके ओरिजिन के भी बैकग्राउंड के बारे में समझना होगा, तभी हम इसको फुली ग्रास्प कर पाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। जिस तरीके से आपने अपने बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, और प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम महान साम्राज्यों की बात करें तो आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से अगर हम यूरोप के यानी कि प्राचीन यूरोप के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनमें मेनली जो बड़े बड़े साम्राज्य आते हैं उनमें एक तो आता है यूनान साम्राज्य यानी कि ग्रीक साम्राज्य, और उसके बाद आता है रोमन साम्राज्य। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोमन एम्पायर के बारे में, जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक यह कायम रहता है। लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी के आने पर बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से रोमन साम्राज्य जो है वो पतन की ओर उन्मुख होने लगता है। तो यहाँ पे हम जो मैप देख पा रहे हैं उसमें हम रोमन एम्पायर जब अपने सर्वाधिक उत्कृष्ट दौर में था उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो भी येलो कलर में आपको एरियाज दिख रहे हैं वो रोमन साम्राज्य का पार्ट है। यहाँ तक कि लंदन, स्पेन, यूरोप का बिल्कुल मध्यवर्ती भाग जो है जिनमें आपके फ्रांस, जर्मनी ये सब पार्ट आ चुका है, इटली का पार्ट, ग्रीस का पार्ट, और यहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं कि अफ्रीका का भी उत्तरवर्ती क्षेत्र जो है, और इसके साथ ही जो अरब और इजिप्ट और ये सारे एरियाज जो हैं, तुर्क और ये सारे एरियाज जो हैं वो इस वक्त पे रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। यानी कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पे जब हम एडी 117 ईस्वी का हम ये मैप देख रहे हैं तो इस वक्त पे रोमन साम्राज्य कितने विशाल पैमाने पर था। तो ये तो आपको रोमन साम्राज्य की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए एक मैप प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद लेकिन हम बात करते हैं क्या वजह होती है जिनकी वजह से रोमन एम्पायर जो है, रोमन साम्राज्य जो है उसका पतन होता है। तो हम यहाँ पे राइट साइड में एक टेबल देख पा रहे हैं जिसमें हमने एक तरफ तो लिखे हैं कॉजेस फॉर फेल्यूर रोमन एम्पायर के। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में बात करते हैं। क्या ऐसे राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से रोमन साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर होता है। तो जैसा कि कोई भी बड़ा साम्राज्य है वो पतन की ओर अग्रसर अगर होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण तो होता है कि उसके जो शासक हैं वो अयोग्य होते हैं। तो सबसे पहला कारण तो इस वक्त पे यानी कि 5वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते रोमन साम्राज्य के जो सम्राट हैं उनकी योग्यता अब उतनी नहीं रही। इस वजह से क्या होता है, रोमन साम्राज्य जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तीसरा जो पॉलिटिकल रीजन है रोमन साम्राज्य के पतन का वो ये कहा गया है
कि बहुत सारी ऐसी जर्मनिक ट्राइब्स थी, जर्मन कबीले थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य पे अटैक कर दिया। ये जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य के बॉर्डर लैंड पे रहते थे, यानी कि जहाँ पे रोमन साम्राज्य की बॉर्डर खत्म होती थी वहां पे ये निवास करते थे। लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी में आते आते इन्होंने रोमन साम्राज्य पे अपने आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए और रोमन साम्राज्य जो ऑलरेडी कमजोर हो चुका था वो इनके आक्रमणों को सहन नहीं कर पाया और इस वजह से उसका पतन हो गया। इकोनॉमिक कारणों की अगर हम बात करते हैं, यानी कि आर्थिक कारणों की अगर हम बात करते हैं, तो टैक्स का बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा इस समय पे बढ़ गया था, जिस वजह से अमीर और गरीब के बीच की खाई रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और इन सब कारणों का प्रभाव ये हुआ कि सामाजिक कारण जब हम देखते हैं तो रोमन साम्राज्य के प्रति जो लॉयल्टी की भावना थी, जो निष्ठा की भावना रोमन साम्राज्य के निवासियों में थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में एक इमेज देख पा रहे हैं। हमने बात की क्योंकि जर्मनिक कबीलों के बारे में, तो यहाँ पे एक जर्मनिक इन्वेडर की इमेज है, जर्मन आक्रमणकारी की इमेज दी हुई है जिन्होंने रोमन साम्राज्य पर अटैक किया। जर्मनिक इन्वेडर्स जो थे या जर्मन कबीले जो थे उनके भी अलग अलग ग्रुप थे, तो उसमें से ये लोम्बार्ड्स नाम के ग्रुप का इमेज, ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव का एक इमेज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि डिक्लाइन जो है रोमन एम्पायर का वो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते जर्मन कबीलों के आक्रमणों के कारण मुख्य रूप से, हालांकि अन्य कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मुख्य रूप से जर्मन कबीले जो है उनका अटैक जो है वो रोमन साम्राज्य बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि एक मैप के माध्यम से किस तरीके से जर्मन साम्राज्य के अलग अलग भागों में अटैक हो रहे हैं। यहाँ पे जो एरोज हैं उनकी डायरेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि इन एरोज से आकर के किस तरीके से जर्मन कबीले जो है वो रोमन साम्राज्य पे अटैक कर रहे हैं। जैसे कि ये सारे जर्मन कबीले जो हैं वो रोमन साम्राज्य के बॉर्डर लैंड पे, यानी कि इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। ये जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य पर अटैक करते हैं। ये रोमन साम्राज्य पर अटैक क्यों करते हैं, अगर हम इस बात के बारे में समझने की कोशिश करें तो 5वीं शताब्दी या चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी जो है, इस वक्त क्या होता है, चीन से हुण नाम के एक आक्रमणकारी, हुणों का आक्रमण हमने भारत के संदर्भ में भी देखा है, प्राचीन भारत के संदर्भ में देखा है। तो ये हुण आक्रमणकारी जो है वो इन जर्मन कबीलों पे अटैक करते हैं। इस वजह से जर्मन कबीलों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है और जर्मन कबीले जो है वो रोमन साम्राज्य पे अटैक करते हैं। तो इस वजह से रोमन साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। तो यहाँ पे तो हमने ये जो आक्रमण हुए उनके बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो पतन होता है उस वजह से क्या परिवर्तन आते हैं और यूरोप के इतिहास पर उसके क्या परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो एक टेबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखा कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारण जो सरकार थी, यानी कि जो प्रशासन था, उसकी साइज में और उसके पावर में कमी आ गई, क्योंकि रोमन साम्राज्य तो बहुत ही विशाल साम्राज्य था, तो इतने विशाल साम्राज्य को ये जर्मन कबीले संभाल नहीं पाए और इस वजह से बहुत सारे अलग अलग इन जर्मन कबीलों के द्वारा छोटे छोटे राज्य कायम कर लिए गए। तो प्रशासन के आकार में, उसकी साइज में, उसके पावर में परिवर्तन आ जाता है, कमी आ जाती है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, यानी कि सुदूरवर्ती व्यापार, जो कि रोम के वक्त हमने पढ़ा है कि आपने जो मौर्योत्तर युग पढ़ा है उसमें स्पेशली जो कनिष्क का काल हमने पढ़ा है, कुषाण सम्राट कनिष्क का काल, तो उसके समय हमने देखा है कि रोमन साम्राज्य से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ट्रेड के रेफरेंस में हो रहा था। लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भारत के साथ और अन्य देशों के साथ जो रोमन साम्राज्य का व्यापार चल रहा था उसमें रिडक्शन होता है, उसमें कमी आने लगती है। इस वजह से सिटीज डिसअपियर होने लगती है, यानी कि शहर जो है उनकी जगह पर शहरों का स्थान अब रूरल विलेजेस यानी कि ग्रामीण क्षेत्र लेने लगते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनके बारे में हमने बात की। इसके साथ ही जैसे कि ग्रीको रोमन कल्चर जो है उसका भी पतन होने लगता है। तो इसे बहुत सारे चेंजेस रोमन साम्राज्य का पतन होने पर यूरोप के इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे कि हमने बात की कि जब इन जर्मन कबीलों का अटैक होता है रोमन साम्राज्य पर, तो रोमन साम्राज्य दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य।
पूर्वी रोमन साम्राज्य हम देख रहे हैं कि पास में ही जो मैप दर्शाया गया है उसमें पर्पल कलर में शो हो रहा है। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जाना गया। और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है जो कि पतनशील हो जाता है, जो कि येलो कलर में हाईलाइटेड है आपके इस मैप में, वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है जो कि इन जर्मन कबीलों के आक्रमण की वजह से पतनशील हो जाता है और यहाँ पे जर्मन कबीले बाद में अपने राज्य कायम कर लेते हैं। तो ये रोमन साम्राज्य के पतन के कुछ प्रभाव हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो जर्मन कबीले जिन्होंने पश्चिमी रोमन साम्राज्य में अपने पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो क्षेत्र था उसमें अपने छोटे छोटे राज्य कायम कर लिए हैं, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं जो जर्मन कबीला था जिसे फ्रैंक के नाम से जाना गया था। फ्रैंक नाम के एक जर्मन कबीले का नेता था क्लोविस फर्स्ट। इस क्लोविस फर्स्ट की जो इमेज है उसे हम लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं। और क्लोविस फर्स्ट जो है वो रोमन साम्राज्य को अंतिम रूप से परास्त करता है, रोमन साम्राज्य की आर्मी को, और अंतिम रूप से परास्त करने के बाद एक कैरोलिंगियन एम्पायर की स्थापना होती है। क्लोविस फर्स्ट 5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य के स्थान पर कैरोलिंगियन एम्पायर की स्थापना करता है तो क्लोविस फर्स्ट के बाद इस कैरोलिंगियन एम्पायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट एम्परर है जिसे हम जानते हैं शार्लमेग्ने के नाम से, तो ये शार्लमेन जो था 8वीं शताब्दी में ये इमर्ज होता है। और ये एक बहुत अभी तक तो इसके आने से पहले जर्मन कबीले बहुत ही छोटे छोटे साम्राज्य कायम किए हुए थे, लेकिन शार्लमेन जो है वो एक विशाल पैमाने पर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और वापस साम्राज्य के एकीकरण का कार्य करता है और बहुत सारी चीजों में मॉडिफिकेशंस, बहुत सारी चीजों में वो रिफॉर्म्स लेकर के आता है। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में शार्लमेन की इमेज को भी देख पा रहे हैं, उसका टाइम पीरियड भी आप पढ़ पा रहे हैं जो कि 742 से 814 ईस्वी तक है। तो इसका जो टाइम है वो इस समय पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है। लेकिन शार्लमेन का एम्पायर जो है वो लास्ट ऐसा पॉइंट था मिडिवल यूरोपियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें जब साम्राज्य एकीकृत होकर के हम जिसे देख पा रहे हैं। लेकिन इसके पतन के बाद यानी कि शार्लमेन की मृत्यु के बाद हम देखेंगे कि यूरोप के इतिहास में वापस से उसी तरीके की अव्यवस्था का दौर शुरू होता है जैसा कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में शुरू हुआ था। तो शार्लमेन की मृत्यु के बाद जब यूरोप पुनः एक अव्यवस्था के दौर में चला जाता है तो इस अव्यवस्था के दौर में वह कारक या वह परिस्थितियां जन्म लेती हैं जो कि आगे चल करके फ्यूडलिज्म के इमर्ज होने में, सामंतवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामंतवाद का उदय किस तरीके से होता है, सामंतवाद क्या है और उसका पतन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।